नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता का निर्णय। अरे कहाँ हो भाग्यवान, तुम्हारे बेटे मनोज का फोन आया था। आज शाम को तुम्हारा लाडला बेटा और बहू अपने शहर से गाड़ी में चलेंगे और कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे। शैलेश जी ने बड़ी खुशी से अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, तो कौशल्या जी के चेहरे पर खुशी और आंखों में चमक आ गई। अपने बेटे बहू से मिलने के लिए वो बेताब हो उठी। शैलेश जी, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, उनकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा मनोज सबसे छोटा था। बेटे की चाह में 3 3 बेटियां हो गई। वह जमाना भी ऐसा ही था जब लोगों की यह धारणा हुआ करती थी कि वंश बढ़ाने के लिए एक बेटे का होना तो बहुत जरूरी है। भले ही बेटा पाने के चक्कर में कितनी ही बेटियां क्यों ना पैदा हो जाए। परंतु शैलेश जी कभी अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझते थे। उन्होंने अपने चारों बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाया। तीनों बेटियों की शादी बहुत अच्छे घर में की और उनका बेटा मनोज भी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है और बेंगलुरु में ही अपनी पत्नी सुरभि के साथ रहता है। बेटे बहू के आने की खुशी में अगले दिन कौशल्या जी सुबह सवेरे उठ गई और अपने बेटे और बहू की पसंद का खाना तैयार करने में जुट गई। कौशल्या जी बार बार घड़ी की ओर देखती और अपने पति शैलेश जी से पूछती, अरे जरा फोन करके पूछो तो, कहाँ रह गया तुम्हारा लाडला बेटा? कहाँ तक पहुंचे हैं वह लोग? अब तक आए क्यों नहीं? इंतजार की घड़ियां जैसे कांटे नहीं कट रही थीं। रह रहकर कौशल्या जी अपने पति से एक ही सवाल करती। तभी शैलेश जी बोले, अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र रखा करो। आ जाएगा तुम्हारा बेटा और तुम 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। फिर कौशल्या जी बोली, अरे बेटे की पसंद का खाना बनाया है। आज देखना, खाना खाते ही मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। पूरे 1 साल बाद जो आ रहा है, खूब प्यार लुटाऊंगी। पूरा हिसाब लूंगी आज। फिर शैलेश जी बोले, अरे कौशल्या, वो बेचारा भी क्या करे। उसका काम ही कुछ ऐसा है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक की ड्यूटी उसे ऑफिस में ही देनी पड़ती है। कैसे समय दे पाएगा हमें? इसलिए तो 1 साल के बाद आ रहा है। फिर कौशल्या जी बोली, फोन पर तो मनोज ने कहा था कि इस बार हमें भी अपने साथ ही बड़े शहर ले जाएगा। और वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता बच्चों के बिना। यह घर काटने को दौड़ता है। अरे कौशल्या, यह क्या कर रही हो? कौशल्या जी को बैग में कपड़े रखते देख शैलेश जी ने पूछा। तो कौशल्या जी बोली, अरे हम दोनों के कपड़े बैग में भरकर रख रही हूँ। भूल गए? हमारा बेटा मनोज कह रहा था कि वो लोग यहाँ केवल 2 ही दिन के लिए रहेंगे। अब वो आएंगे तो मैं रसोई घर में उनके मनपसंद पकवान भी तो बनाऊंगी ना। फिर हमें कहाँ समय मिल पाएगा पैकिंग करने का? फिर शैलेश जी ने कहा, तुम भी हद करती हो भाग्यवान। बेटे से पूछा भी नहीं और तुमने कपड़ों की पैकिंग भी कर ली। कम से कम उनके आने तक तो रुक जाती। फिर अगर वह लोग हमें साथ लेकर जाना चाहते हो तो पैकिंग करने में समय ही कितना लगता है। फिर कौशल्या जी बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं? क्या आपको अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है? जब मेरे बेटे ने पहले ही कह दिया था कि वह इस बार हमें साथ लेकर जाएगा, तो भला बार बार उस बात को दोहराने से क्या फायदा? अब इस उम्र में अपने माता पिता को अकेले थोड़ी ना छोड़ेंगे मेरे बेटा बहू। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अभी यह बातें चल ही रही थी कि कौशल्या जी ने गाड़ी की आने की आवाज सुनी। कौशल्या जी और शैलेश जी बड़े उत्साह के साथ अपने बेटे बहू का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुंचे। परंतु दोनों माता पिता यह देखकर हैरान थे कि ना तो उनके बेटे ने और न ही बहू ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिए और दोनों अंदर चले आए। शैलेश जी हैरानी से अपनी पत्नी कौशल्या की ओर देखने लगे। तब कौशल्या जी चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए कहने लगी, अरे तो क्या हुआ?
दूर से आए हैं ना, बेचारे थक गए होंगे, शायद इसलिए पैर छूना भी भूल गए। फिर हम तो उनके अपने हैं, अपनों के साथ कैसी औपचारिकता। ऐसा कहते हुए कौशल्या जी अंदर आ गई। जब मनोज और सुरभि फ्रेश होकर बाहर आए तो कौशल्या जी ने जल्दी से उनके लिए खाने के टेबल पर तरह तरह के पकवान सजा दिए। जैसे ही मनोज खाना खाने लगा तो खाना देखकर उसने मुंह बना लिया और गुस्से से भोजन की थाली दूर हटाते हुए बोला, यह क्या माँ, इतना ऑयली खाना बनाया है? ऐसा खाना भी आजकल कोई खाता है क्या? तभी उनकी बहू सुरभि बोली, माँ जी, मैं तो वैसे भी डाइटिंग पर हूँ, तो मुझसे तो यह खाना नहीं खाया जाएगा। ऐसा कहते हुए सुरभि ने सलाद उठाई और खाने लगी। यह सब देखकर कौशल्या जी के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी शैलेश जी बोले, बेटा, तुम्हारी माँ सुबह से एक पैर पर खड़ी है और इतने प्यार से तुम्हारे लिए तरह तरह के पकवान बनाने में जुटी हुई है, और तुम हो कि ऐसी बातें कर रहे हो। जब तुम छोटे थे तो अपनी माँ के हाथ का यही खाना तुम उंगलियां चाट चाट कर खाते थे। तभी कौशल्या जी बोली, अजी छोड़िए ना, दोपहर को मैं बच्चों के लिए हल्का फुल्का खाना ही बना दूंगी। फिर थोड़ी देर सब लोग एक साथ बैठे और आपस में बातचीत की। फिर मनोज और सुरभि अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। शाम को कौशल्या जी सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। तभी उनके बेटे मनोज की नजर कमरे में रखे हुए बैग पर पड़ी तो मनोज बोला, माँ, पिताजी, यह बैग्स यहाँ क्यों रखे हैं? आप लोगों की कहीं घूमने जाने की तैयारी है क्या? बेटे की बात सुनकर कौशल्या जी हैरान होते हुए बोली, अरे तू यह भी भूल गया? इस बार तो तू मुझे और तेरे पिताजी को अपने साथ ले जाने वाला था ना, इसलिए मैंने बैग्स पहले ही पैक करके रखे हैं। उसी समय मनोज हड़बड़ाते हुए बोला, माँ, अभी कुछ दिनों पहले तो हमने नया फ्लैट लिया है। उस फ्लैट में अभी काम भी बाकी है। पूरे घर में सामान फैला हुआ है, उथल फुथल मची हुई है। ऐसे में हम आप लोगों को वहां कैसे रखेंगे? फिर कौशल्या जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम तो एक कमरे में ही रहकर गुजारा कर लेंगे। फिर अपनी सासू माँ की बात सुनकर सुरभि बोली, माँ जी, आपको तो पता है हमारी तो इतनी इनकम भी नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सके। ऐसे में हम आप लोगों के खाने का ध्यान नहीं रख पाएंगे। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए तो रोटी सब्जी सब कुछ बनाना पड़ेगा। यह सुनकर कौशल्या जी हैरान रह गई। तभी मनोज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ही समझाइए ना माँ को। हम लोग खुद वहां सेट नहीं हुए हैं। ऐसे में आप लोगों को वहां ले जाकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। तभी कौशल्या जी आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा, वह बात यह है कि मेरा तुम लोगों के बिना दिल नहीं लगता। तेरी तीनों बहनें तो अपने अपने घर में रच बस गई हैं और खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर मनोज और सुरभि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थोड़ी देर में सुरभि अपने कमरे में गई और मनोज से बोली, तुम्हारी माँ तो हमारे पीछे ही पड़ गई है, हमारे साथ चलने के लिए। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। तुम तो जानते हो कि वहां अकेले हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। मुझे अपनी स्वतंत्रता बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हारी माँ और पिताजी वहां जाकर मेरे हर काम में रोक टोक करेंगे, हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे, और मुझसे यह सब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तभी मनोज बोला, चिंता मत करो यार, हम लोगों का इतना खर्चा है, हमसे हमारे खुद के शौक ही पूरे हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब इन लोगों को अपने साथ ले जाकर मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। दरअसल बड़े शहर में मनोज और सुरभि आजाद जिंदगी जी रहे थे, जिसमें वह कोई खलल नहीं डालना चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से आना, यह सारे शौक वह आराम से पूरे कर पा रहे थे। परंतु अपनी माँ और पिताजी को वह यही बताते थे कि वह लोग अभी सेट नहीं हुए हैं। हमेशा उन्हें
अपने पास रखने से मना कर देते थे। 2 दिन बाद वो समय भी आ गया जब बेटा और बहू शहर वापस जा रहे थे। कौशल्या जी की तो आंखों में आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अपनी माँ को रोते हुए देख मनोज बोला, माँ चिंता मत करो, जब हम लोग अच्छी तरह सेट हो जाएंगे तब आपको भी ले जाएंगे। फिर कौशल्या जी बोली, बेटा मैंने तो कपड़ों का बैग भी तैयार करके रखा था और मैं तो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस बार तुम हम दोनों को अपने साथ लेकर जाओगे। हम दोनों को यहाँ तुम्हारी बहुत याद सताती है। उसी समय मनोज अपनी माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब जाने भी दो हमें। यह क्या जाते वक्त आपने रोना धोना लगा कर रखा है। उसी समय सुरभि ने कहा, हाँ माँ, आप लोग शांति से यहीं रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। इतना कहकर वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। तभी कौशल्या जी ने सुरभि का हाथ पकड़ा, लेकिन उसने तुरंत उनका हाथ हटाया और अपने से दूर झटक दिया। फिर गाड़ी का दरवाजा तेजी से बंद किया। बेटे ने भी माँ से पीछा छुड़ाने के लिए गाड़ी तेजी से चला दी। इधर कौशल्या जी रोती बिलखती रह गई और उधर वहां गाड़ी में बैठी हुई सुरभि कहने लगी, जान बची तो लाखों पाए, वरना इस बार तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी मनोज ने कहा, मैंने तो यहाँ आकर ही गलती कर दी। शैलेश जी सारा मामला तभी समझ चुके थे जब उनके दोनों बेटा बहू उन्हें ले जाने से आनाकानी कर रहे थे। बस नहीं समझी थी तो कौशल्या जी। आज अपने बेटे बहू के व्यवहार से उनके दिल को बहुत आघात पहुंचा था। परंतु माँ थी ना, इसलिए यह बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। थोड़ी देर बाद कौशल्या जी अपने पति से बोली, सुनिए जी, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कहते कहते वह जोर जोर से रो पड़ी। शैलेश जी कहना चाहते थे कि कौशल्या, अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा, वह बहुत बदल चुका है। वह दोनों हम बूढ़ों को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। परंतु वे कौशल्या जी का दिल तोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए चुप रहकर लगातार उन्हें देखते रहे। कौशल्या जी अब खोई खोई सी रहने लगी थी। खाना भी सही तरीके से नहीं खाती थी। उनके चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरा चुकी थी। शैलेश जी ने कौशल्या जी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उनकी आंखों पर तो अपने बेटे और बहू के मुंह की पट्टी बंधी हुई थी। कौशल्या जी अब बीमार रहने लगी थी। बेटे बहू के फोन का इंतजार करती रहती, परंतु बहुत दिनों तक इंतजार करते करते जब उनका एक बार भी फोन नहीं आया तो खुद ही उन्हें फोन कर बैठी। मनोज ने हमेशा की तरह बिजी होने का नाटक किया और उसने फोन तो उठाया, फिर बोला, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। एक दिन जब कौशल्या जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी तो बाहर से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, साड़ियां ले लो साड़ियां। कौशल्या जी ने नजर उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला जो करीब 60 से 62 वर्ष की होगी, वह साड़ियां बेच रही थी। उनके चेहरे पर लगातार एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। उनके व्यक्तित्व से कौशल्या जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस महिला को बुलाया और साड़ियां देखने लगी। फिर कौशल्या जी ने कहा, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर साड़ियां बेच रही हैं, क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? तब वह वृद्ध महिला पहले तो हंसने लगी और फिर बोली, अरे नहीं बहन, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेरे 3 बेटे हैं, परंतु तीनों ही शहर में रहते हैं। उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। शहर में जब उनकी नौकरी लग गई तो उनकी शादियां भी कर दी। मेरे पोता पोती भी हैं। सब लोग अपने अपने घर में बहुत खुश हैं, लेकिन अब तीनों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पति का साथ तो जवानी में ही छूट गया था। उस समय कुछ पैसा भी नहीं होता था मेरे पास, लेकिन अपने बच्चों को तो पालना था ना, इसलिए सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में तो बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उसके बाद एक फैक्ट्री में सिलाई मजदूर की जगह पर मुझे काम मिल गया और फिर आमदनी भी थोड़ी अच्छी हो गई और तीनों बेटों की पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं आई।
मैंने अपनी सारी ममता, सारी आय अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने में लगा दी, यह सोचकर कि बुढ़ापे में यही बेटे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन मुझे कहाँ मालूम था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर तो अपने खुद के दम पर जीना है। अब तो मैंने अपना छोटा सा व्यवसाय ही शुरू कर लिया। घर घर साड़ियां बेचने जाती हूँ तो मेरा खर्च तो निकल ही जाता है, और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बतिया भी लेती हूँ तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता है। सच कहूँ, आत्मनिर्भरता का भी अपना ही मजा होता है। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। उस बुजुर्ग महिला की बातें कौशल्या जी के दिल पर लग गई। वे सोचने लगी कि मेरे भी बेटे बहू ने शहर जाकर मुझे फोन तक नहीं किया, जबकि वे लोग मुझे यहाँ देख कर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल था। मुझसे बेहतर तो यह बुजुर्ग महिला है जो स्वार्थी बेटों को याद करके रोने की बजाय उन्हें भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस उसी क्षण कौशल्या जी ने भी अपनी जिंदगी के लिए एक फैसला ले लिया कि अब वह अपने बेटे और बहू के लिए आंसू नहीं बहाएगी, जिन्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब शैलेश जी घर लौटे तो देखा कि कौशल्या जी ने आज उनकी पसंद का खाना बनाया था। आज कौशल्या जी बहुत खुश नजर आ रही थी। घर का ऐसा माहौल देखकर शैलेश जी अपनी पत्नी से पूछने लगे, क्या बात है कौशल्या, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। तभी कौशल्या जी ने कहा, जी हाँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। कौशल्या जी की यह बात सुनकर शैलेश जी थोड़े हैरान हुए और बोले कि इस उम्र में व्यवसाय करने का ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया। फिर कौशल्या जी ने कहा, अजी छोड़िए, अभी उम्र ही कितनी है मेरी। ऐसा कहते हुए कौशल्या जी हंसने लगी और फिर उन्होंने घर पर साड़ी बेचने आई वृद्ध महिला के बारे में शैलेश जी को बताया। तभी शैलेश जी बोले, कौशल्या, यह बात तो मैं बहुत पहले ही समझ चुका था, लेकिन तुम्हें देरी से समझ में आई। तुम ही अपने बेटे के मुंह में फंसी हुई थी। खैर, देर आई दुरुस्त आई। ऐसा कहकर शैलेश जी बोले, अच्छा यह बताओ, मेरे लिए क्या हुक्म है। फिर कौशल्या जी ने कहा, मैं सिलाई कढ़ाई का काम करना चाहती हूँ। आप तो जानते हैं कि सिलाई कढ़ाई का मुझे कितना शौक है और इस काम में मैं निपुण हूँ। तो इसलिए अब मैं यही काम शुरू करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। कौशल्या जी की बात मानकर शैलेश जी उन्हें अपने साथ बाजार ले गए और वे दोनों अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीद कर ले आए। यहाँ कौशल्या जी ने सिलाई कढ़ाई करके अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया। लोगों को उनका काम बहुत पसंद आने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों शोरों से चलने लगा और उनका काम इतना बढ़ गया कि उन्हें अपनी मदद के लिए 2 और लड़कियों को भी रखना पड़ा। कौशल्या जी बहुत खुशी से अपना सारा काम करती जा रही थी। अब वह अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें अपने बेटे बहू को याद करने का थोड़ा सा भी समय नहीं था। वहां बेंगलुरु में एक रोज जब मनोज अपने घर लौटा तो अपनी पत्नी से बोला, अरे यार, यहाँ 10 से 9 की नौकरी करते करते तो थक गया हूँ, और महीने की वही थोड़ी बहुत सैलरी, अब तो इसमें गुजारा भी नहीं होता। तब सुरभि बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी कब से आपको यही कहने की सोच रही थी कि मेरा इतने थोड़े से पैसों में गुजारा नहीं होता। मेरे अपने भी शौक हैं। घर का खर्च करने में ही सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर मनोज ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू किया जाए जिससे मेरी आमदनी बढ़ सके। मनोज की यह बात सुनकर सुरभि खुशी से उछल पड़ी। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। फिर मनोज ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या बिजनेस शुरू करने में कोई परेशानी है? सुरभि ने पूछा। तो मनोज बोला, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा कहाँ से लाएंगे? तभी सुरभि बोली, अरे आपके माँ पिताजी का इतना बड़ा मकान है, वह मकान आखिर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं और उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मनोज को सुरभि की तरकीब सही लगी। 2 दिनों बाद
वे दोनों अपने माता पिता के घर पहुंच गए। जब उन्होंने अपने घर का नजारा देखा तो वे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उनका घर एक बुटीक में तब्दील हो चुका था और उनकी माँ कौसल्या अपने काम में व्यस्त थी। उन्हें खुशी खुशी इस तरह काम करते देखा तो उनकी बहू सुरभि बोली, जब हम लोग यहाँ से निकले थे तो तुम्हारी माँ ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना तो मर ही जाएगी, और यहाँ देखो, इन्होंने तो अपना नया कारोबार जमा लिया। फिर सुरभि ने इशारे से अपने पति को बाहर बुलाया और उसे कहने लगी कि चलो, तुम्हारी माँ के पैरों में गिर जाते हैं, तो आखिर माँ है, हमें तुरंत माफ कर देंगी। लेकिन यह बात करते हुए उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी सास कौसल्या उनके पीछे ही खड़ी है। उनकी बात सुनकर कौसल्या जी बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं। अचानक कौसल्या जी की आवाज सुनकर उनकी बहू सुरभि अंदर तक कांप गई और जैसे ही पीछे मुड़ी तो कौसल्या जी ने कहा, बहू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ शहर आने के लिए रोऊंगी नहीं। उस वक्त मैं ममता बस तुम लोगों से दूर होना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर जीवन का एक नया पाठ सिखा दिया। तभी मनोज बोला, माँ, दरअसल मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता था और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप तभी कौशल्या जी बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, जिस दिन तुम मुझे रोता हुआ छोड़कर गए थे, उस दिन के बाद से तुमने मुझसे फोन पर बात तक करना जरूरी नहीं समझा, और उसके बाद आज तुम लोग 2.5 साल के बाद यहाँ वापस आए हो। क्यों बेटा, जब पैसों की जरूरत पड़ी तो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? जिस मुंह से आए हो उसी मुंह से यहाँ से वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ना तो कोई पैसा है और ना ही माँ की ममता। फिर शैलेश जी बोले, तुमने बिल्कुल सही किया कौसल्या, ऐसे बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर शैलेश जी ने अपने बेटे बहू की ओर देखा और गुस्से भरे स्वर में बोले, जहां से तुम लोग आए हो वहीं वापस चले जाओ। हम लोगों ने मान लिया है कि हमारे बेटा बहू कभी थे ही नहीं। अब अपनी बात ना बनते देख मनोज रौब में आकर बोला, चले जाएं। कहाँ चले जाएं पिताजी? आप दोनों शायद भूल रहे हैं, इस घर पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है और उस अधिकार को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी पत्नी सुरभि बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अपना हक तो हम लोग लेकर ही रहेंगे, और अगर यह लोग ऐसे नहीं माने तो मैं अपने भाई से बोलकर आपके इन बूढ़े माँ बाप को घरेलू हिंसा के झूठे केस में ऐसा फंसा दूंगी कि जिंदगी भर यह दोनों जेल में ही सड़ते रहेंगे। फिर मनोज ने बोला, सुन लिया पिताजी आपने, मैंने इस घर का ग्राहक ढूंढ लिया है और वह मुंह मांगी रकम देने के लिए भी तैयार है। आप मेरे साथ चलकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए और घर बेचकर जो पैसे आएंगे वो हमें दे दीजिए। नहीं तो उंगली टेढ़ी करना हमें भी आता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मनोज ने यह बात कही तभी शैलेश जी ने खींचकर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया और ऊंची आवाज में बोले, तुम लोग हमारे आगे पहले भी बेवकूफ थे और आज भी बेवकूफी हो। 4 किताबें पढ़ लेने से कोई इंसान ज्यादा अक्लमंद नहीं बन जाता। तभी उनकी बहू बोली, पिताजी, क्या आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? यह मत भूलिए कि अब यह आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं। अब आपका इन पर कोई अधिकार नहीं है। उसी समय एक झन्नाटेदार तमाचा सुरभि के गाल पर पड़ा। कौशल्या जी ने आज पहली बार किसी पर हाथ उठाया था और अपनी पत्नी के साहस को देखकर शैलेश जी की आंखों में जैसे एक चमक आ गई। उसी समय कौशल्या जी गुस्से से बोली, जब हमारा तुम लोगों पर कोई अधिकार ही नहीं रहा तो फिर किस मुंह से यहाँ अपना हक मांगने चले आए? नहीं मिलेगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ, जाकर कहीं भीख मांगो या कुछ भी करो, लेकिन यहाँ से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। माँ का ऐसा रुद्र रूप देखकर दोनों बेटा बहू अचंभे खड़े रह गए। तभी शैलेश जी सुरभि से बोले, और बहू, तुम क्या कह रही थी कि आज तुम अपने भाई को बुला लोगी?
आज तो तुम उसे बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम क्यों तकलीफ लेती हो? यह काम भी मैं ही किए देता हूँ। तभी थोड़ी देर में शैलेश जी का एक दोस्त मनोहर जी का वकील बेटा एक पेपर लेकर वहां पहुंचा। उसके साथ में दो पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर उनकी बहू सुरभि की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे दिन में तारे नजर आने लगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई विनीत था। जैसे ही विनीत की तरफ सुरभि बढ़ने लगी तो उसने दूर से ही बोल दिया कि इस समय मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। यहाँ कोई किसी की बहन या भाई नहीं है। भाई की रौबदार आवाज से सुरभि चुपचाप एक किनारे खड़ी हो गई। तभी शैलेश जी ने वकील से वह पेपर लिए और अपने बेटे बहू की तरफ बढ़ा दिए, जिसे देखकर उनके होश हवास ही उड़ गए। उन कागजों में लिखा था कि उनके मकान पर केवल और केवल उनकी तीन बेटियों का ही हक है, और यदि उनके बेटे बहू ने उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया या उनका मकान हड़पने की कोशिश की तो पुलिस वाले उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर शैलेश जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, डिग्रियां तो तुमने बेशक बड़ी बड़ी हासिल की, परंतु बुद्धि और दिमाग से तुम आज भी मेरा सामना नहीं कर सकते। शैलेश जी का यह रूप देखकर दोनों बेटा बहू के मुंह से कुछ बोलते न बना। उधर जब विनीत को अपनी बहन की हरकतों के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहन को एक तमाचा खींचकर लगाया और गुस्से से बोला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा दी थी, क्योंकि वहां भी तुम मेरी पत्नी को बहुत सताती थी। और यदि तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो ससुराल में तो तुम अपनी जगह पहले ही गंवा चुकी हो। मायके में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। विनीत ने कौशल्या जी और शैलेश जी से माफी मांगी और वहां से चला गया। अब मनोज और उसकी पत्नी सुरभि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो दोनों ने माता पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी, परंतु आज माता पिता के पास उन्हें देने के लिए माफी भी नहीं थी। दोनों बेटा बहू अपना सब मुंह लेकर वापस अपने घर चले गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।